Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exam, board exams for preparation of class 9 to 11. Okay, the content which I am providing you through my videos is more than enough to crack any high level of competitive exam, okay, including NEET aspirants. Okay, so in previous lecture we discussed about what is exact structure of pancreas, where is pancreas located, why pancreas is known as heterocrine gland. Okay, pancreas contain exocrine as well as endocrine gland. Okay, and we also discuss about islets of Langerhans कि islets of Langerhans क्या होता है ना। islets of Langerhans में चार सेल्स होती है, एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, एक होती है डेल्टा सेल। ओके, और एक होते हैं पीपी सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकागॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेशन के लिए, डेल्टा सेल क्या करता है, सोमेटोस्टेनिन निकालता है जिससे वो दोनों के सिक्रेशन को इनहिबिट कर सके जब ग्लूकागॉन और इंसुलिन की बॉडी में सही मात्रा हो जाए तो। ओके, एंड पीपी सेल्स फॉर द फास्टिंग वी कैन से कि जब आप फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप जब खाना खाते हो तो खाना से तो एनर्जी मिलती है, आप जो कार्ब्स लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप फास्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी? तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोजन से जो ग्लाइकोजन है वो बना विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन हार्मोन हम वो क्या करते हैं कि उससे एनर्जी बनाना शुरू करते हैं, जिससे हमें फास्टिंग में वीकनेस तो ज़रूर लगेगी लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में एनर्जी की जो भी नीड है वो फुलफिल होती रहती है। ओके, सो आज हमें डिस्कस करना है डिसऑर्डर्स फ्रॉम पैनक्रियाज की अगर पैनक्रियाज में कोई कमी हो जाए तो उससे कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो कितने लाइफ थ्रेटनिंग है ना, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, सब हम आज डिस्कस करेंगे। आज पैनक्रियाज बिल्कुल से कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक, सो फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज़। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ में टू टाइप की है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज़ वो है कि जब आपका बॉडी, आपका बीटा सेल पैनक्रियाज का बिल्कुल भी इंसुलिन ना सिक्रेट करे तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ओके, इट ऑकर्स व्हेन योर पैनक्रियाज डजंट प्रोड्यूस इंसुलिन। इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस। हर टाइप के एज में ये हो सकता है, नॉर्मल है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज आता है, ब्लड में ग्लूकोज आता है, तो उसको एक चाबी, एक की ज़रूरत होती है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और वो माध्यम का काम कौन करता है? इंसुलिन, जो हमारा एक हार्मोन है। ओके, ऑफ योर पैनक्रियाज। लेकिन अगर आपका जो पैनक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा है ना, और बॉडी इजंट यूजिंग इन प्रॉपरली, या फिर बॉडी उस इंसुलिन को सही से यूज़ ना करे, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? आपके ब्लड में बढ़ जाएगा एंड एंड ऑफ द टाइम आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ होगी, जिसको और क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन ज़्यादा, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। कब होती है? जब आपका बॉडी इंसुलिन, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस ही ना करे। ओके, नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 में क्या होगा? इट इज अ डिजीज वेयर बॉडी कांट यूज एनर्जी फ्रॉम बॉडी प्रॉपरली। मतलब इसमें क्या होता है, आपके ब्लड को पूरी पूरी एनर्जी बॉडी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। टू हेल्प सेल्स यूज ग्लूकोज, बट ओवर टाइम, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, पैनक्रियाज मेक्स लेस इंसुलिन, पैनक्रियाज कम इंसुलिन बनाने लगता है। एंड सेल रेजिस्टेंस, और सेल भी क्या करती है? इंसुलिन का विरोध करने लगती है समय के साथ साथ। दिस कॉजेज टू मच शुगर टू बिल्ड अप इन योर ब्लड। इससे क्या होता है? टू मच शुगर आपके ब्लड में जमा हो जाता है। इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इससे ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मतलब दौरे पड़ना, डेथ। क्योंकि देखिएगा, ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, बिकॉज ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है टू वर्क इफिशियंटली, टू वर्क प्रॉपरली, है ना। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ हो लेकिन इससे ब्रेन में इफेक्ट पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है बॉडी का। ओके, ये तो हो गए दो टाइप। नाउ वी विल डिस्कस हाइपोग्लाइसीमिया, कि ग्लूकोज कम हो जाए, लो कैसे हो जाए। देखिए, मोस्टली जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको क्या करना पड़ता है? उनको इंसुलिन के क्या शॉट्स लेने पड़ते हैं बाहर से, है ना। तो इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाए, मान लीजिए, तो वो क्या करेगा? वो आपके शुगर लेवल को और ज़्यादा कम करेगा, और ज़्यादा कम करेगा, और ज़्यादा कम करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने आपके बॉडी को शुगर की ज़रूरत है उतना भी शुगर आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब लो ब्लड शुगर। देखो, इट ऑफन हैपन्स ड्यू टू एक्सेस इंसुलिन, है ना। वेदर योर बॉडी नेचुरली मेक्स टू मच और यू इंजेक्ट टू मच सिंथेटिक इंसुलिन। या तो हो सकता है कि आपकी बॉडी नेचुरली ही बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगी है, या तो फिर आप जो बाहरी इंसुलिन ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हो गया है। इफ़ योर ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स बिलो द हेल्दी रेंज, तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो एक हेल्दी रेंज बनाई गई है उसके भी नीचे गिर जाए, तो इट कॉजेज सर्टेन सिम्टम्स। तो उससे आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स होने लगेगी, जैसे शेकीनेस,
बॉडी हमेशा ऐसे हिलते रहना और फास्टर हार्ट बीट होना, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा भी हो सकता है अगर आपका शुगर बहुत कम हो गया तो दिस इज बिकॉज योर ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपके ब्रेन को ग्लूकोज की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉपरली वर्क करे। विदाउट इनफ ग्लूकोज ब्रेन कांट फंक्शन, क्योंकि ग्लूकोज से ब्रेन को क्या मिलने वाली है, एनर्जी। हम जो कार्ब्स खाते हैं उससे हमारे फूड से जो एनर्जी बनती है, ग्लूकोज है, वो हमारे ब्रेन को एनर्जी देगा जो ज़रूरी है अगर ब्रेन को हमें एफिशिएंटली काम करवाना है तो। ओके, तो दिस वाज हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिटिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ गाइस, पैनक्रियाटिटिस क्या होता है? इट हैपेंस व्हेन एंजाइम स्टार्ट टू वर्क इन द पैनक्रियास बिफोर दे रीच डुडेनियम। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं, है ना, वो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए क्या करते हैं, उसमें जाते हैं, ड्यूडेनम में जाते हैं। इसी के साथ साथ बाइल क्या करता है, लीवर से, बाइल डक्ट से क्या होता है, लीवर से बाइल को लेकर के वो बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ से वो भी कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है। और जब दोनों भी ड्यूडेनम में आके मिल जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी फूड ब्रेकिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पैनक्रिया से ये एंजाइम्स निकले हैं वो ड्यूडेनम में नहीं पहुँचते, उसके पहले ही काम करने लगते हैं। भैया क्यों काम करने लगते, कोई रीज़न होता होगा ना, ऐसा थोड़ी कि ड्यूडेनम झगड़ा कर लेगा। इट में रिजल्ट फ्रॉम गॉल स्टोन और एक्सेसिव अल्कोहल। पहली चीज, गॉल स्टोन क्या होता है? गॉल स्टोन मतलब होता है पथरी, है कि जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, या डायबिटीज़ की वजह से आप कह लो, ओके, जब आपकी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी टू क्या होता है कि आपकी बॉडी में फैट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट खाते हो, घी खा रहे हो, ये खा रहे हो, देसी घी खा रहे हो, भैंस का घी खा रहे हो, है ना, फैट घी होती है, तो उससे क्या होता है कि आपके गॉल ब्लैडर के नीचे क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? पथरी। तो पथरी क्या करती है, वो ब्लॉकेज कर देती है कि वहाँ से बाइल जो है ना, वो गॉल ब्लैडर में नहीं जा पाता, वो पीछे ही रह जाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जाने का मतलब क्या है, गॉल ब्लैडर बाइल को इतना गाढ़ा कर देती है जिससे कि वो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स के भी टुकड़े कर दे। ओके, तो अगर गॉल स्टोन हो गया, मान लो गॉल स्टोन इतना भयंकर हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे गॉल ब्लैडर को निकाल देना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि जब गॉल स्टोन हो जाता है तो आपकी जो भी ये बाइल है या फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ये पूरा प्रोसेस नहीं कर पाती, ड्यूडेनम तक नहीं जा पाती, जिससे कौन सी बीमारी होती है, पैनक्रियाटिटिस। ये क्लियर है? अब देखो, गॉल स्टोन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया, अब बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो गया, बहुत दिक्कत कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गॉल स्टोन डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी से पूरे गॉल ब्लैडर को ही हटा देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम गॉल ब्लैडर के बिना रह सकते हैं? ज़रूर रह सकते हैं। ओके, बस करना इतना होगा कि आपको मूंग दाल ये सब खाना पड़ेगा, ज़्यादा फैट आप खा नहीं पाओगे। ओके, वैसे आप अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लोगे, और कुछ पिल्स भी दिए जाएंगे जिससे कि आपका जो फैट है वो उसका इजीली कंजप्शन हो सके, उसका ब्रेकडाउन हो सके। छोटे मोटे फैट मॉलिक्यूल्स तो वो ब्रेकडाउन बाइल वैसे भी कर लेगा, ओके, लेकिन बड़े बड़े नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये होता है। और एक्सेसिव अल्कोहल से भी ये सिचुएशन पैनक्रियाटिटिस की हो सकती है। पैनक्रियाटिटिस दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक्यूट मतलब थोड़े समय वाले, और क्रॉनिक मतलब लंबे समय वाले भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक कैंसर, लास्ट बट नॉट द least. It occurs when cells in pancreas mutate and multiply out of control. मान लीजिए आपके अंदर जो पैनक्रियास के सेल है अचानक से हो गए म्यूटेट, अचानक से उसमें आ गई गड़बड़, तो वो क्या करेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करेंगे। और जब जिस आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करती है तो वो क्या बनाती है, ट्यूमर, जिसमें हमने एक लंबा सा लेक्चर लेके रखा है, प्लीज जाकर पीछे देखो। मोस्टली इट स्टार्ट इन डक्ट ऑफ पैनक्रियास विच कनेक्ट्स पैनक्रियास टू पैनक्रियाटिक डक्ट। याद रखो, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है क्या, कैंसर, कहाँ से होता है, पैनक्रियास के डक्ट से होता है ना। जो छोटी छोटी डक्टाइल्स नहीं होती जो आके जाके पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलती है, तो छोटे छोटे डक्ट से पहली चीज़ तो ट्यूमर स्टार्ट होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इमेजिंग टेस्ट की जाती है कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए, ट्यूमर के बारे में पता लगाने के लिए, मोस्टली पैनक्रियास का जो ट्यूमर है उसमें जल्दी नहीं आता, जिसकी वजह से होता यह है कि लंबे समय तक वो ट्यूमर बढ़ जाता है, उसके बाद पता चलता है कि हमारे पैनक्रियास में ट्यूमर है, उसके लिए डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाते। ओके, फिर जब वो पता चलता है तब इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो डायग्नोसिस के भी काम का नहीं रहता है ना। देयरफॉर मेनी पीपल डोंट रिसीव डायग्नोसिस अंटिल कैंसर हैज बिकम मेटास्टेसिस। जब तक पता चलता है तब तक कैंसर मेटास्टेटिस बन चुका है। मेटास्टेटिस मतलब क्या, कैंसर का लेक्चर जाके देखो बच्चों, सब पता चल जाएगा। मेटास्टेटिस मतलब होता है कैंसर का स्प्रेड होना शुरू हो जाना, है ना। जब कैंसर उस स्टेज में आ जाए कि अब वो भैया फैलने वाला है, फैल रहा है कैंसरस हो रहा है,
तब पता चलेगा कि पैनक्रियाज में हमारे कैंसर है, ट्यूमर है। ओके, पैनक्रियाटिक कैंसर इज ऑल्सो रेजिस्टेंट, और सबसे बड़ी बात, पैनक्रियाटिक कैंसर जो होता है वो बहुत सारे ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट है। मतलब बहुत सारी ऐसी गोलियां हैं जो खाओगे तो भी आपके पैनक्रियाटिक ट्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करता रहेगा, है ना। मेकिंग इज नोटोरियसली डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं आपको बता दूं ट्रीटमेंट इसका, कि अगर पैनक्रियास में बहुत ज़्यादा कैंसर फैल जाए तो बस एक काम बचता है कि इसको सर्जरी से बाहर निकाल दो, पैनक्रियास को सर्जरी करके। आप क्वेश्चन आएगा आपके मन में, कैन वी लिव विदाउट पैनक्रियास? यस बेटा, यू कैन लिव विदाउट पैनक्रियास। हम पैनक्रियास के बिना रह सकते हैं, बस आपको करना इतना पड़ेगा कि बाहर से कुछ एंजाइमेटिक पिल्स जो होती है वो रेगुलर लेनी पड़ेगी। अब पैनक्रियास बनाता है इंसुलिन, तो इंसुलिन के शॉट्स आपको रेगुलर लेने पड़ेंगे, है ना। तो हम पैनक्रियास के बिना रह सकते हैं, हाँ हम पैनक्रियास के बिना रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रोज़ रेगुलर बेसिस पे एंजाइमेटिक पिल्स, और जिससे कि आपका फूड का डाइजेशन होता रहे, और क्या करना पड़ेगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, इंसुलिन के शॉट्स आपको लेने पड़ेंगे। ओके, और डॉक्टर फाइनली क्या कर देते हैं कि ये जो पाइल डक्ट का जो पाइप होता है ना, ट्यूब होता है, उसको फिर वो पैनक्रियाज में तो है नहीं भैया, तो वो उसको क्या कर देते हैं, जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देते हैं, जिससे कि आपका एक छोटा सा दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाए, कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। ओके, सो दिस वाज क्या, डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, इसके बिना हम रह सकते हैं बाहर से गोलियां खा खा के। ओके, एंड ये होते हैं डिसऑर्डर्स पैनक्रियासिस। सेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं एक नए और एक अच्छे वीडियो के साथ। ओके, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक, फॉलो, कमेंट गाइस।